बढ़ेंगे, बात करेंगे थॉट ऑफ द डे की, जो आज का हमारा मोटिवेशनल पावरफुल थॉट है। हमारा थॉट है आज का कि दुनिया में मेहनत का कोई भी विकल्प नहीं है। अगर आप दुनिया में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आप ये सोचें कि कोई शॉर्टकट आपको मिल जाए, अगर आप ये सोचें कि कोई बीच का रास्ता मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता। और शॉर्टकट मिलेगा भी तो वो कभी भी स्थायी नहीं होगा। लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं तो उस चीज का दुनिया में कोई विकल्प नहीं है। उसका ना तो उसको पैसे से खरीदा जा सकता है, ना उसे दूसरे तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। केवल कड़ी मेहनत ही वो आपकी चीज है जो आपका सच्चा साथी है। इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्विक रिवीजन कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के पहले प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? तो 8 सितंबर को इसका आयोजन हुआ। दूसरा प्रश्न, भारत का साक्षरता मिशन के तहत पढ़ना लिखना अभियान के तहत कब तक पूरी तरह साक्षर देश बनने का लक्ष्य है? तो 2030 तक। तीसरा प्रश्न है कि G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में किया गया? तो इसका आयोजन सऊदी अरब की अध्यक्षता में हुआ। चौथा प्रश्न है कि फिच रेटिंग्स ने 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट का अनुमान लगाया है? तो 10.5% की गिरावट का। पांचवा प्रश्न है कि स्कूल परिसर के कितने मीटर के दायरे कैंटीन में जंक फूड की बिक्री और विज्ञापन पर पाबंदी लगाई गई है? तो 50 मीटर में पाबंदी लगा दी है। वहीं छठवां प्रश्न है कि देश का सबसे साक्षर राज्य कौन सा बन गया है? तो ये केरल है। और सातवां प्रश्न है कि हाल ही में किस तेलुगु चरित्र और कॉमेडी अभिनेता का निधन हो गया? तो इनका नाम था जयप्रकाश रेड्डी। और आठवां प्रश्न कि हाल ही में किस प्रदेश के शहर खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिए गए हैं? तो ये हरियाणा के सभी शहरों को कर दिया गया है ऐसा घोषित। नवा प्रश्न है कि विश्व बैंक किस प्रदेश में सड़क परियोजनाओं के लिए $82 करोड़ का ऋण देगी? ये $8.2 करोड़ है। सॉरी, इसको अपडेट कर लीजिएगा, $8.2 करोड़ है। ये हिमाचल प्रदेश सरकार के लिए। और 10वां प्रश्न है कि कौन विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी अमेरिकी ओपन टेनिस से बाहर हो गए हैं? तो ये नोवाक जोकोविच है। ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे। आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि भारत और किन दो देशों की पहली त्रिपक्षीय वार्ता वर्चुअली आयोजित हुई है? और ये आयोजित हुई भारत और के अलावा फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया की, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया, इन 3 देशों की पहली त्रिपक्षीय वार्ता 9 सितंबर को आयोजित हुई और वर्चुअली यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के रूप में इसका आयोजन किया गया। बैठक की सह अध्यक्षता जो भारत के विदेश सचिव हैं हर्षवर्धन श्रृंगला, और फ्रांस के यूरोप और विदेशी मामलों के महासचिव हैं फ्रेंकोई दियात्रे, और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मामले और व्यापार सचिव फ्रांसिस एडमसन, इन तीनों के द्वारा की गई। अब बैठक जो थी द्विपक्षीय संबंध, इन तीनों देशों के आपस में जो संबंध है उनको और कैसे मजबूत किया जाए, इसी के उद्देश्य से आयोजित की गई थी। और तीनों पक्षों ने अब वार्षिक आधार पर इस प्रकार की वार्ता करने का सहमति दी है कि हम इस प्रकार की वार्ता तीनों पक्ष आपस में करेंगे साल में एक बार। अब बात करें हैं हम दोनों देशों की, फ्रांस की और ऑस्ट्रेलिया की। फ्रांस जिसकी राजधानी पेरिस है, राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रो है और मुद्रा यहाँ की यूरो है। फ्रांस एक यूरोपियन देश है, जबकि ऑस्ट्रेलिया एक अलग महाद्वीप ही है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है और मुद्रा यहाँ की ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। चलिए मैप में मैं आपको अब दोनों देश लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा भारत है और हमारे भारत से पहले आपको मैं लेके चलूंगा फ्रांस। तो फ्रांस जाने के लिए आपको मूव करना पड़ेगा इस तरफ, और यहाँ पर आप देखेंगे ये यूरोप है, और यूरोप में आपको ये जो ग्रीन कलर का बड़ा सा देश दिखाई दे रहा है ये फ्रांस है, जिसकी राजधानी यहाँ पर आप पेरिस देख पा रहे होंगे। ये फ्रांस है जिसकी राजधानी क्या है? तो पेरिस इसकी राजधानी है, ये आप याद रखिएगा। अच्छा, दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है, आसपास कौन कौन से देश हैं। आसपास अगर फ्रांस के देखेंगे तो ऊपर की तरफ इंग्लिश चैनल है, और इंग्लिश चैनल के ऊपर आप देखेंगे तो यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन है। इस तरफ बेल्जियम है, बेल्जियम के बगल में छोटा सा देश लग्जमबर्ग है। इस तरफ जर्मनी है, इस तरफ स्विट्जरलैंड है, इस तरफ देखेंगे तो इटली है, और यहाँ पर एक और छोटा सा देश है एंडोरा, और इस तरफ स्पेन है। और ये बे ऑफ बिस्के या बिस्के की खाड़ी है, और इधर क्या है? तो इधर ये जो जगह आप देख पा रहे हैं ये मेडिटेरियन सी है, और फ्रांस का ही एक द्वीप यहाँ पर स्थित है। ये फ्रांस का झंडा है जिसको आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, और ये यहाँ का राज चिन्ह है। अब मैं आपको लिए चलता हूँ ऑस्ट्रेलिया। तो आप देखेंगे ये फ्रांस है, फ्रांस के बाद आप पहुंचेंगे ये भारत, और भारत से नीचे की तरफ आप जाएंगे तो ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। राइट, यहाँ पर देखेंगे ये ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी मैंने आपको बताया था कैनबरा है। अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में एक चीज आपको याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया का झंडा यहाँ पर देख पाएंगे, ये ऑस्ट्रेलिया का झंडा और ये वहां का
राजकीय चिन्ह है। राइट, अब यहाँ पर एक चीज और आप याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया में आप देखेंगे तो बीच का जो क्षेत्र है पूरा ये डेजर्ट के रूप में है, जबकि जो शहर बसे हुए वो किनारे किनारे पर बसे हुए हैं। जो है यहाँ की राजधानी है वो इधर देखेंगे पूर्वी किनारे पर तो ये कैनबरा है, इस तरफ ब्रिस्बेन है, सिडनी है, ये सारे देश आपको कोने कोने पे दिखाई देंगे, जबकि बीच वाला हिस्सा पूरा डेजर्ट है जिसको ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने दूसरा है कि हिमालय दिवस कब मनाया जाता है। तो हिमालय दिवस मनाया जाता है 9 सितंबर को, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में हर साल 9 सितंबर को हिमालय दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिवस को मनाने की शुरुआत 2010 में उत्तराखंड में हुई थी और वहां की तत्कालीन जो काफी सारे शिक्षा पर्यावरणविद थे उनके द्वारा रिक्वेस्ट की गई थी और सरकार ने फिर इसको हिमालय दिवस के रूप में घोषित कर दिया था। 2020 में हिमालय दिवस की जो थीम रखी गई है हिमालय और प्रकृति रखी गई है और हिमालय दिवस मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है कि ऐसा एक दिन होना चाहिए जो हिमालय का अपना इकोसिस्टम है, इसका जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसको संरक्षण के लिए लोगों को संदेश दिया जा सके। आगे बढ़ेंगे, बात तीसरे प्रश्न की होगी कि दूसरी किसान रेल सेवा किस प्रदेश से दिल्ली के बीच शुरू हुई है। तो पहली किसान रेल सेवा तो शुरू हो गई थी महाराष्ट्र से बिहार के बीच में और दूसरी किसान रेल सेवा का प्रारंभ हुआ है आंध्र प्रदेश से दिल्ली के बीच में, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो देश की दूसरी और दक्षिण भारत की पहली किसान रेल सेवा इसका शुभारंभ 9 सितंबर को हो गया। जो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण साथ में ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री हैं भारत सरकार के नरेंद्र तोमर और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी, उनके मुख्य आतिथ्य में ये सेवा शुरू हुई है। दक्षिण मध्य रेलवे का गुंतकल मंडल है और गुंतकल मंडल से ये एक विशेष गाड़ी के रूप में अनंतपुर रेलवे स्टेशन से जो आंध्र प्रदेश में है वहां से आदर्श नगर दिल्ली के लिए गाड़ी रवाना हुई है। जो पहली रेलगाड़ी थी कि पहली किसान रेल सेवा ये 7 अगस्त को शुरू हुई थी देवलाली जो महाराष्ट्र में है, यहाँ से शुरू होकर दानापुर जो बिहार में वहां तक ये पहुंची है और इसके जो फेरे हैं यानी इसकी जो आवृत्ति है वो और बढ़ा दी गई है और ज्यादा बार अब ये जा रही है क्योंकि इसमें काफी ज्यादा डिमांड आ रही थी। बात करेंगे चौथे प्रश्न की कि यूनिसेफ के अनुसार 2019 में भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी है। तो यूनिसेफ का कहना है कि इसमें काफी बड़ी संख्या में कमी आई है। पहले 1990 में 126 हुआ करती थी, उससे घटकर ये 134 हो गई है और अब ये 134 है, यानी कि सी ऑप्शन 34 है केवल। सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो भारत में 1990 में प्रत्येक 1000 जीवित शिशुओं के जन्म के बाद 5 वर्ष की उम्र में से पहले 126 व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती थी। कैसे, मतलब समझ लीजिए कि 1000 बच्चों ने जन्म लिया तो 5 साल के अंदर, यानी अभी 0 में 1 साल के बच्चों ने जन्म लिया तो 5 साल के अंदर उन 1000 बच्चों में से 126 की मृत्यु हो जाती थी और ये मृत्यु दर घटकर 2019 में केवल 34 रह गई है। राइट, तो यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, संयुक्त राष्ट्र विकास और सामाजिक कार्य विभाग का जो जनसंख्या प्रभाग है और विश्व बैंक समूह के द्वारा इस प्रकार की एक रिपोर्ट निकाली गई है जिसमें ये बात की गई है। इसके अलावा 1990 से 2019 के बीच 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की जो मृत्यु दर है उसमें हर साल 4.5% की कमी भी आई है। इसके अलावा भारत में प्रत्येक 1000 जीवित जन्म पर नवजात मृत्यु दर 1990 में 89 थी जो घटकर 28 हो गई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई बच्चे जो 1000 बच्चे पैदा होते हैं और जितने बच्चे पैदा होते हैं 1000 बच्चे पैदा होते हैं उनमें से 1000 बच्चे अगर बचते हैं तो 28 बच्चों की मृत्यु हो जाती है, यानी 1028 बच्चे पैदा होते हैं तो उनमें से 1000 केवल जीवित रहते हैं और 28 बच्चों की मृत्यु हो जाती है। ये बात कर रहे हैं जन्म के समय ही मृत्यु की, जबकि ऊपर जो मृत्यु थी 0 से लेकर 5 वर्ष के बीच की मृत्यु थी। राइट, जो पहले 89 थी, यानी पहले 1089 बच्चे जो पैदा होते थे तो उनमें से 1000 बच्चे थे और 89 मृत्यु हो जाती थी, अब ऐसा घटकर 28 हो गया है। आगे बढ़ेंगे, बात 5वें प्रश्न की होगी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदलकर किनके नाम पर करने का फैसला किया है या किनके नाम पर करेगी। तो ये किया जाएगा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पर, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पर रखने का निर्णय लिया है और ये जो एयरपोर्ट है अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट बनाया जाएगा और इसका जो विस्तार है वो भी किया जाएगा। अयोध्या में जो एयरपोर्ट बन रहा है उसका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम होगा और अगले साल दिसंबर यानी दिसंबर 2021 तक इसके पूरे होने की संभावना है, इसका काम पूरा हो जाएगा। बात उत्तर प्रदेश की करते हैं। मैप में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश यहाँ पर स्थित है जो भारत की सबसे अधिक जनसंख्या वाला
प्रदेश है, राजधानी इसकी लखनऊ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, बीजेपी की सरकार है, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। लोकसभा की 80 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 सीटें हैं, विधानसभा की 403 सीटें और विधान परिषद की 100 सीटें हैं। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो दुधवा नेशनल पार्क यहाँ पर है, नेशनल चंबल अभ्यारण्य है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है और नवाबगंज पक्षी विहार है। वहीं प्रमुख बांधों में रिहंद बांध है जो कि रिहंद नदी पर बना हुआ है, माता टीला बांध है जो बेतवा नदी पर बना है, जिरगो बांध है जो कि जिरगो नदी पर है। बात करेंगे छठवें प्रश्न की कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है, और ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो हिमाचल प्रदेश ने नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है 2020 इसको लागू करने की घोषणा कर दी है और इसके लिए नोटिफिकेशन भी राज्यपाल ने निकाल दिया है। नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है और इसको लागू करने के लिए हिमाचल प्रदेश में 43 सदस्यों का एक टास्क फोर्स भी बनाया गया है और इस टास्क फोर्स के जो अध्यक्ष है वो बनाए गए हैं वहां के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर। बात 1986 की करें तो 1986 में भारत में पिछली जो शिक्षा नीति आई थी वो आई थी। इस केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति उसके बाद 2020 में जारी की है। बात करेंगे वो हिमाचल प्रदेश की, तो मैप में देख लीजिए ये हिमाचल प्रदेश है, इसकी राजधानी शिमला है, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है, बीजेपी की सरकार है, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय है और लोकसभा की 4 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें हैं, विधानसभा की 68 सीट है। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क यहाँ पर है, पिन घाटी नेशनल पार्क है, इंदेर किला नेशनल पार्क है, खीरगंगा नेशनल पार्क है और सिम्बाल बरा नेशनल पार्क यहाँ पर है। प्रमुख बांधों में भाखड़ा नंगल बांध जो कि सतलज नदी पर बना हुआ है, नाथपा जकरी बांध जो सतलज नदी पर बना हुआ, चमेरा बांध जो कि रावी नदी पर है। बात करेंगे 7वें प्रश्न की कि प्रधानमंत्री ने किस राज्य के रेहड़ी पटरी वालों से स्वनिधि संवाद शुरू किया है, और ये स्वनिधि संवाद शुरू किया है महाराष्ट्र से, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी और उन्होंने मध्य प्रदेश के रेहड़ी पटरी वालों के साथ स्वनिधि संवाद शुरू किया है और भारत सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी से जो प्रभावित है निर्धन रेहड़ी पटरी वालों उनको पुनः आजीविका से जोड़ने के लिए पीएम स्वनिधि योजना 1 जून 2020 को प्रारंभ की गई थी, तो ये आपको याद रखना है। अब इस योजना के तहत रेहड़ी पटरी पर जो छोटा मोटा काम धंधा करने वाले लोग होते हैं उनको 10,000 रुपए तक का आसान कर्ज दिया जाता है, जिससे वो आसानी से 1 साल के अंदर चुकता कर सकते हैं। इस योजना में अभी तक सबसे ज्यादा जो लाभ मिला है वो मध्य प्रदेश के लोगों को दिया गया है। अब तक 10 लाख से अधिक लोगों ने इसके लिए आवेदन किया है। बात करेंगे मध्य प्रदेश की, तो मैप में देख लीजिए ये मध्य प्रदेश है और इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को, राजधानी भोपाल है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, बीजेपी की सरकार है, राज्यपाल यहाँ की भी आनंदीबेन पटेल है। लोकसभा की 29 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 सीटें हैं, विधानसभा की 230 सीटें हैं। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो कान्हा किसली, बांधवगढ़, पन्ना, पेंच, संजय, सतपुड़ा ये नेशनल पार्क यहाँ पर है और भारत के किसी भी एक राज्य में सर्वाधिक नेशनल पार्क कहीं है तो वो मध्य प्रदेश में है। प्रमुख बांध इंदिरा सागर बांध यहाँ पर है नर्मदा नदी पर, गांधी सागर बांध है चंबल नदी पर। आगे बढ़ेंगे 8वें प्रश्न की बात करेंगे कि एरोस्पेस कंपनी नॉर्थरोप ग्रूमेन कॉर्पोरेशन ने अपने सिग्नस स्पेसक्राफ्ट का नाम किसके नाम पर रखा है, तो ये भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर रखा है, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो एरोस्पेस कंपनी है नॉर्थरोप ग्रूमेन कॉर्पोरेशन, इसने अपने लॉन्च होने वाले सिग्नस स्पेसक्राफ्ट इसका नाम भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर रखने का निर्णय लिया है और ये अंतरिक्ष यान जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में छोड़ा जाएगा। कल्पना चावला जो है वो अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला थी। पहले भारतीय कौन थे जो स्पेस में गए थे, तो उनका नाम था राकेश शर्मा, रशिया की मदद से, उस समय के यूएसएसआर की मदद से वो गए थे, राइट। तो पहली भारतीय मूल की जो महिला थी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला थी। 2003 में नासा का एक कोलंबिया अंतरिक्ष यान था, उससे वापस जो धरती में आ रहा था तो उसमें दुर्घटना हो गई थी और दुर्घटना के बाद उनकी और उनके 6 साथियों की मृत्यु हो गई थी। बात करेंगे 9वें प्रश्न की कि भारतीय रेडियो खगोल विज्ञान के जनक किस वैज्ञानिक का निधन हो गया है, और इनका नाम है गोविंद स्वरूप, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो देश के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप जो पुणे में स्थित है उसको स्थापित करने वाले गोविंद स्वरूप, इनका 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया और गोविंद स्वरूप ने पुणे के पास दुनिया के सबसे बड़े टेलीस्कोप्स में से एक जॉइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप ये स्थापित किया था और भारत जो है रेडियो खगोल शास्त्र के क्षेत्र में उनको योगदान को देखते हुए पद्मश्री से सरकार ने उनको सम्मानित किया था। इसके अलावा उन्हें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार और ग्रूट रेवर मेडल भी दिया जा चुका है।
बात करेंगे 10वें प्रश्न की कि 100 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर कौन बन गए हैं, और ये कारनामा किया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने, जो कि पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं। डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो 100 इंटरनेशनल गोल करने वाले दुनिया के दूसरे और यूरोप के पहले फुटबॉलर बन गए हैं। ग्रीस के खिलाफ उन्होंने 12 जून 2004 को अपना पहला इंटरनेशनल गोल किया था, और इसके साथ 101 गोल तक पहुंचने के लिए उनको 165 मैच लगे हैं। जबकि 100 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन है, तो ईरान के अली देई हैं। बात करेंगे कल के सवाल की। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए किस मिशन को मंजूरी दी है, तो इस मिशन का नाम है मिशन कर्मयोगी, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया। तो जिन्होंने, आज का हमारा सवाल है कि राज्यों के ईज ऑफ बिजनेस रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है, तो इनमें से कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये बताना मत भूलिएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। आज की बात करेंगे यही समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।